अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सना खान और आज का जो हमारा टॉपिक है सारिम मर्डर केस, जो कि पहले अगवा और फिर मर्डर। कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मज़ीद मैं कुछ चीज़ों को आपके सामने डिस्क्लोज करने लगी हूँ। सारिम को पहले उसके ही ब्लॉक के 7 वाले ब्लॉक में अगवा करके रखा गया 4th फ्लोर पर। जराए के मुताबिक सारिम अगवा केस अब बन चुका है मर्डर केस। सारिम जो कि 5 साल का छोटा सा बच्चा था, क्या कसूर था उस बच्चे का? उसने अपने ही रिश्तेदार पर किया भरोसा। सारिम जराए के मुताबिक सारिम को जिन लोगों ने मदरसे से अगवा किया, सारिम मदरसे से निकलकर अपने घर की तरफ आ रहा था, घर ना पहुंच सका। कहा जाता है कि मस्जिद के अंदर से सारिम के ग्लव्स मिले हैं, जबकि सारिम की वालिदा का कहना यह है कि सारिम एक जिम्मेदार बच्चा था, अपनी चीजें कभी कहीं नहीं छोड़ता था। जराए के मुताबिक उस टैंक में से एक बॉल भी मिली है, जबकि सारिम जो है वो मदरसा पढ़ने गया था, किसी प्ले ग्राउंड में नहीं गया था कि उसको वो बॉल लेकर गया हो। सारिम की माँ का कहना यह है कि बच्चे ने किसी तरह की कोई बॉल नहीं पकड़ी हुई थी, जबकि हमारे टीवी चैनल्स पर और हमारे सोशल मीडिया पर जो है ये एक खबर जो है जोर शोर से गर्दिश कर रही है कि एक बॉल जो है वो टैंक में से मिली है। क्या ये वो बॉल है जो उस सफाक इंसान ने, उस कातिल ने उस बच्चे को खामोश कराने के लिए दी थी? कुछ ऐसे इंकशाफात हुए हैं जो कि हमें जराए से पता चला है कि सारिम को जिस ब्लॉक में बांध कर रखा गया था 4th फ्लोर पर, जहां से वो रस्सी और वो कपड़ा मिला है, सारिम की डेड बॉडी तो उस टैंक के अंदर से मिली थी, जो उनके घर के बिल्कुल नीचे टैंक बना हुआ था। कहा जाता है पहले पुलिस का ये भी कहना था कि टैंक में बच्चा खुद गिरा होगा, लेकिन अब जब सारी चीजें पुलिस के सामने है तब भी वो शायद ही जो है वो इसको तस्वर कर रहे हैं। उस माँ पर क्या गुजर रही होगी? वो माँ सिर्फ जो है वो हमसे इंसाफ चाहती है, इस आला हुकाम से, इस सिंध के कानून से सिर्फ इंसाफ चाहती है। उस माँ का सिर्फ इतना कसूर था कि उसने जो है वो टाइम थोड़ा सा ऊपर हो चुका था, बच्चा घर नहीं आया था, परेशान होकर वो नीचे गई, भागी दौड़ी। उसका कसूर इतना था कि उसको FIR, उसको एप्लीकेशन लिखने नहीं आई, उसके बाप को एप्लीकेशन लिखने नहीं आई, जिसके बिना पर जो है वो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई गई। जब इन्वेस्टिगेशन को मजीद तेज किया गया, जब गवर्नर साहब जो है वो खुद वहां पर गए, उसके बाद गवर्नर साहब ने कहा, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की ऑन कैमरा के जिसके पास भी वो बच्चा है उसको जो है वो यहाँ पर छोड़ दिया जाए, कुछ नहीं कहा जाएगा। उसकी माँ ने, उसके बाप ने भी सबसे रिक्वेस्ट की कि इस बच्चे को छोड़ दिया जाए, हम किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन उस सफाक इंसान वो डर चुका था, क्योंकि बच्चे ने उसको पहचान लिया था। उसने डर के मारे जो है वो बच्चे को टैंक में डाल दिया। टैंक में डालने के बाद जो है बच्चा मर चुका था तब तक, जब उसे टैंक में डाला गया। बच्चा जब अगवा हुआ था तो उसको एक टाइम तक अगवा करके रखा गया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके साथ ज्यादती की गई, उसके बॉडी पर डिफरेंट मार्क्स मिले। उसके मार्क्स कुछ इस तरह के थे कि मैं खुद भी शायद इस चीज को बयान ना कर सकूं, क्योंकि वो बड़े गहरे जख्म थे। उस नन्हे से फूल ने जो है वो एक टाइम तक अपने ऊपर तशद्दुद जो है वो बर्दाश्त किया। जराए के मुताबिक इस पूरे केस में उसका अपना ही कोई अजीज जो है वो इस केस में मुलव्वस है। कहाँ तक इस बात की सच्चाई है, पुलिस कहाँ तक इन चीजों में पहुंची है, पुलिस का सिर्फ यही कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम इस जंगल के कानून में रह रहे हैं कि जहाँ हमारे पास सारे सबूत मौजूद है, जहाँ पर हमें ये भी पता है कि कातिल कौन है या अगवा किसने किया है, फिर भी हम खामोश बैठे हैं। जराए के मुताबिक हमें ये भी पता चला है कि वो बच्चा जो है उसके किसी अजीज ने उसको जो है वो पहले किडनैप किया और फिर जो है वो अपनी पहचान छुपाने के लिए उस बच्चे को कत्ल कर दिया। जराए का ये भी कहना है कि वो बच्चा, वो कातिल जो है वो पहले भी इस तरह की कई केसों में मुलव्वस रहा है। तो क्या, और आज वो स्क्रीन से गायब है। जब तक उस बच्चे की बॉडी नहीं मिली थी, जब तक उस बच्चे का नहीं पता चला था कि वो बच्चा इस दुनिया से जा चुका है, तब तक वो सफाक इंसान उन तमाम लोगों के साथ मिलकर उस बच्चे को ढूंढने का ढोंग रचता रहा।
تاکہ اس پر کسی طرح کا کوئی شک نہ کیا جائے۔ سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس ٹینک میں جب 4 دن سے اس باڈی کو رکھا گیا تھا، کیا ان 4 دنوں میں اس ٹینک میں سے کسی طرح کی کوئی اسمیل نہیں آئی؟ جبکہ وال مین کا کہنا یہ ہے کہ جب اس نے پانی کو کھولا، ٹینک کو کھولا یا پانی کا وال کھولا تو اس پانی میں سے اسمیل آنے لگی۔ جبکہ سارم کے باپ کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس پانی سے آج بھی وضو کر رہے ہیں، منہ دھو رہے ہیں، ہمیں کسی طرح کی کوئی اس میں سے بدبو نہیں آئی۔ تو کیا شک وال مین پر بھی جاتا ہے؟ کیا اس کیس میں وال مین بھی ملوث ہے؟ مسجد کا قاری اس کو سسپیکٹ بتایا گیا ہے اور اسے اٹھا کر انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، لیکن یہ کس طرح کی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے جو آج 20 دن ہو چکے ہیں لیکن کسی طرح کی کوئی بھی رپورٹ سامنے نہیں آ سکی ہے کہ اس پھول کو کس نے اس بدی سے کچل دیا۔ بات اگر کی جائے اس بچے سارم کی، تو سارم کی ماں کا کہنا یہ ہے کہ بچہ بہت ہی ذمہ دار بچہ تھا، بچہ اپنی چیزیں کبھی کہیں نہیں چھوڑتا تھا۔ جبکہ کہا یہ جاتا ہے ٹی وی چینلز پہ، سوشل میڈیا پر ایک خبر سرکولیٹ کر رہی ہے، گردش کر رہی ہے کہ بچہ اپنے گلوز اپنے مدرسے میں چھوڑ کر آیا تھا، جبکہ سارم کے دوست کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پر وہ گلوز چھوڑ کر آیا تھا، اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ گلوز جو ہے وہ چھوڑ کر ضرور آیا تھا لیکن وہاں سے اس نے وہ گلوز اٹھا لیے تھے اور ساتھ ہی اس بچے کے وہ باہر نکلا تھا۔ لیکن انویسٹیگیشن میں یہ چیز کسی طرح سے جو ہے وہ ثابت کر دی گئی ہے کہ اس بچے نے جان کر وہ گلوز وہاں پر چھوڑے، گلوز جو ہے وہ سیڑھیوں سے ملے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ گلوز ہمیشہ سارم جو ہے اپنا سپارہ، اپنا قاعدہ جو ہے وہ مسجد میں رکھ کر آتا تھا، وہ جزدان کے اندر تمام چیزوں کو پیک کر کے رکھ کر بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنے سارے کام کیا کرتا تھا۔ جسے 7 سال کا ایک بچہ بتایا جا رہا ہے وہ صرف 5 سال کا تھا۔ جون میں اس بچے کی برتھ ڈے تھی جس کی تیاریاں بڑی زور و شور سے چل رہی تھی۔ اس نے اپنی امی کو بتایا تھا کہ اسے کیا برتھ ڈے میں گفٹ چاہیے، اس نے اپنے بابا کو بتایا تھا کہ اسے کس طرح کا کیک بنوانا ہے۔ کیا قصور تھا اس بچے کا؟ میری تمام اعلیٰ حکام سے سوال ہے میرا کہ کیا قصور تھا اس بچے کا، کیوں اس کی انویسٹیگیشن میں اتنا ٹائم لگایا گیا؟ اسپیل ڈاگس اگر پہلے ہی آ گئے ہوتے تو شاید یہ انہونی ہونے سے بچ جاتی، لیکن افسوس اس ڈاگ کو منوانے کے لیے بھی ان کے والدین سے پیسوں کا مطالبہ کیا گیا۔ کہا گیا کہ اگر بچہ مل جاتا ہے تو 60,000 لیے جائیں گے اور اگر بچہ نہیں ملتا تو آپ سے 90,000 روپے لیے جائیں گے۔ کیا ہم اس جنگل کے قانون میں رہ رہے ہیں جہاں ایک ماں اور ایک باپ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ ماں آدھی رات تک اس ٹینٹ کے پاس بیٹھی ہے، اس دروازے کے پاس بیٹھی ہے کہ شاید کوئی اس کے بچے کو چھوڑ جائے۔ وہیں یہ شفاف ادارے، یہ ہمارا کالا قانون اس بچے کے بازیاب کرانے کے لیے، اس بچے کو سرچ کرنے کے لیے ان ڈاگس کے پیسے مانگے جا رہے ہیں۔ یہ شاید ابھی تک کسی سوشل میڈیا پر یا کسی بھی میڈیا پر اس چیز کا خلاصہ نہیں ہوا کہ اس چیز کے بھی پیسے مانگے گئے، جبکہ ذرائع کے مطابق یہ 100% شیور چیز ہے کہ اس چیز کے ان سے جو ہے وہ پیسے طلب کیے گئے، ان سے مطالبہ کیا گیا کہ ہمیں 90,000 اس صورت میں چاہیے جب بچہ نہیں ملتا، جب ہم ڈاگ منگوائیں گے، اور اگر بچہ مل جاتا ہے تو ہمیں 60,000 روپے دیے جائے۔ یہ کس نے مطالبہ کیا؟ کون تھے وہ لوگ؟ پتہ لگانا آپ کا کام ہے۔ ابھی تمام جو انویسٹیگیشن ہے وہ سینٹرل پولیس کے حوالے کر دی گئی ہے، لیکن سوال اب بھی یہی بنتا ہے کہ سینٹرل پولیس اس پوری کارروائی کو، اس پورے معاملے کو کیا سنجیدگی سے دیکھ سکے گی؟ اگر یہی سنجیدگی ہماری سندھ پولیس نے ان 3 دنوں کے اندر دکھائی ہوتی تو شاید آج وہ بچہ اپنے ماں باپ کے پاس ہوتا، اس بچے کو اس اپارٹمنٹ سے، اس فلیٹ سے بازیاب کرایا جا سکتا تھا جسے آج میں نے مٹی کے تلے دبا دیا گیا۔ کیا یہ کیس بھی ان تمام کیسوں کی طرح دبا دیا جائے گا؟ نہیں خلاصہ ہوگا اس کیس کا، نہیں پکڑا جائے گا اس نمحے سے سارم کا مجرم بھی انہی تمام کیسوں کی طرح جو تمام کیس ماضی میں آپ کے سامنے ہیں۔ کئی بچے ایسے، زینب کیس آپ کے سامنے ہے، زینب کیس کا مجرم جو ہے وہ بڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ پکڑا گیا، تو کیا سارم کے کیس کو بھی اسی طرح دبا دیا جائے گا؟ یہ ابھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا، تو کیا یہ صرف 20 دنوں کا شور ہے؟
IG सिंध साहब ने और दीगर मुताल्लिका इदारों ने उनसे कांटेक्ट किया, उनसे 4 से 5 दिन का टाइम जो है वो लिया, तो क्या ये 4 से 5 दिन के बाद मिल पाएगा सारिम के घर वालों को इंसाफ, सारिम को इंसाफ, सारिम की माँ निकल पाएगी उस ट्रॉमा से जो वो गुजर रही है? उसकी माँ का कहना सिर्फ ये है कि मेरा बच्चा तो चला गया, ऐसा कोई सारिम दोबारा ना जाए, इसलिए उसका कहना यह है कि इन तमाम मुजरिमों को पकड़ा जाए जो इस वक्त फरार है, जो इस वक्त कानून की रेंज से बहुत दूर है। मेरा भी मुतालबा तमाम इदारों से यही है कि इस केस को थोड़ी संजीदगी से देखा जाए। मेरी DIG साहब से, DIG साहब के साथ साथ CM सिंध साहब से, वज़ीर आला साहब से, तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस केस को संजीदगी से देखा जाए और इस नन्हे से फूल को इंसाफ दिलाया जाए। मुझे ये बताएं कि हम अपने बच्चों को किस तरह से सेफ रख सकते हैं। ज़ैनब केस आपके सामने है, साथ साथ अभी जो रिसेंटली सारिम का केस हुआ, सोशल मीडिया में काफी हाईलाइट हुआ, वो आपके सामने। इसके अलावा जो है 2 बच्चे मजीद लियारी से किडनैप हुए, वो भी आपके सामने। जौहर से 2 बच्चे किडनैप हुए। ये किडनैपिंग किस तरह, क्या रीजन है जो ये बढ़ती चली जा रही है? मेरे ख्याल में सिर्फ हम हुकूमत को इसका इल्जाम नहीं दे सकते, हुकूमत के साथ साथ हमारे घर के जो अफराद है, स्पेशली माएँ, वो भी इसमें बहुत ज्यादा किरदार रखती है। उसकी वजह ये है कि सबसे पहले हम लोग अपने घर से सिक्योरिटी स्टार्ट करें। हमारी माएँ जब तक सोशल मीडिया और ड्रामाज और इससे निकल नहीं पाएंगी, अपनी जिम्मेदारियों को महसूस नहीं करेंगी। ठीक है, कई हद तक इसमें गवर्नमेंट का भी इशू है, और मैं मानती हूँ कि बाहर इतने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है कि हम लोग उनको भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम माओ को चाहिए कि अपने बच्चों पर मुकम्मल तौर पर नजर रखें। वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं, फोन पर किसके साथ मसरूफ है, कौन सी किस्म की वेबसाइट्स देख रहे हैं। और इवन अदरवाइज के कई दफा तो मैंने खवातीन को ये भी देखा होता है कि उनको मालूम ही नहीं होता कि हमारे बच्चे जा कहाँ रहे हैं, और वो खुद से जाके निकल रहे, बेटा चले जाओ ट्यूशन पे, चले जाओ भाई फिलहाल चीज लेकर आ जाओ दुकान से। नहीं, अब जिस तरह के हालात है, हमें बहुत ज्यादा सोच समझ के और ये सारे काम करने होंगे। स्पेशली गवर्नमेंट को चाहिए कि हर इलाके में कोई ऐसी कमेटी बनाए जो लोगों के ऊपर नजर रखे कि कौन कौन से लोग आ रहे हैं, कौन से लोग मशकूक हैं। बच्चों को बाहर जो ठेले वाले आते हैं उनसे चीज लेने से अवॉइड करवाना चाहिए। घर के अंदर अपने आप को बच्चों को हर चीज बतानी चाहिए कि भाई अजनबी से बिल्कुल फ्री ना हो। इवन पड़ोस से, अब तो हमें खुद से डर लग रहा है ना, अगर देखा जाए तो हमें ये नहीं पता कि जो बंदा हमारे साथ आ रहा है, हमारे घर मिलकर खा रहा है, इवन वो भी हमारे लिए सेफ है या नहीं है। इवन ना मासियों पे हम भरोसा कर सकते हैं, ना ही हम ठेकेदार पे, किसी पर भी नहीं भरोसा कर सकते। तो थोड़ा सा बच्चों को भी अवेयर करना चाहिए, माओ को थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा कि हमें हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा जिस तरह का माहौल है। बाकी सारम वाले केस से मैं बहुत दिन बर्दाश्ता हुई हूँ, ना ही उसकी सही रिपोर्ट की जा रही है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो देख रहा होगा, क्यों वो लोग छुपे हुए हैं? उन लोगों को आना चाहिए। जब इतना बड़ा हादसा हुआ है एक इलाके में, किसी ने तो महसूस किया होगा, किसी ने तो नोट किया होगा। हम कहा ये जा रहे हैं जराये के मुताबिक कि उस बच्चे को जिस फ्लैट में बंद करके रखा था उसकी चाबी नीचे वाले फ्लैट वालों के पास थी, तो क्या वो भी इसमें मुलविस होंगे? मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, बिल्कुल इसमें मशकूक हो रहे हैं। आपकी जो बात अब मैं सुन रही हूँ, मुझे लग रहा है कि वाकई अव्वल तो किसी के ऊपर आप ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। अगर नीचे फ्लैट वालों की चाबी क्यों दी गई थी, उनकी वालदा कहाँ थी, उनको खुद अपने बच्चों को देखना चाहिए था ना। क्या उस फ्लैट ओनर को शामिल तफ्तीश करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हमारे मुल्क का कानून बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अव्वल तो मैं तो कहती हूँ हर गली में, हर मोहल्ले में कैमरास लगाने चाहिए। क्यों नहीं है हमारे यहाँ? पूरी बाहर के मुल्कों में देखे हर जगह पे कैमरास लगे हुए होते हैं, तो उनको पता होता है हम एक क्राइम करेंगे, इवन हम एक रैपर भी फेंकेंगे तो हमारी पुलिस उनकी आकर और हमें पकड़ लेगी, या स्पीटिंग करेंगे, कहीं भी थूकेंगे या कोई भी कचरा वचरा। यहाँ तो पूरा इंसान गुम हो जाता है। कैमरास के नाम ही निशान नहीं है। दुनिया इतनी तरक्की कर गई है, क्या फायदा हमारी तरक्की करने का? क्या किया क्या हमने इतने सालों में? तो आपका ताल्लुक हाई कोर्ट से है, तो आपके पास बहुत चंद केसेस होते हैं जो रिपोर्ट होते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो आपके नजर से भी गुजरते हैं, तो उस हवाले से भी बताइएगा। लोगों को खामोश करवा दिया जाता है, और कुछ लोग इसलिए भी डरते हैं कि फिर पुलिस के चक्करों में हम पड़ेंगे, फिर पुलिस हमें परेशान करेगी। मेन कॉज यही है ना कि हम लोग पुलिस के पास अगर रिपोर्ट करवाने जाते भी है तो फिर पुलिस के पास सवाल जवाब, फिर वो पंचायतें, फिर पुलिस का खर्चा, ये देखिए बहुत सारी चीजें होती है। लोग तो कोर्ट में भी आने से डर रहे होते हैं कि भाई वकील की फीस कहाँ से देंगे। फिर कोर्टों का निजाम हम कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये हकीकत है कि बहुत सुस्त रवि का शिकार है हर चीज। क्या सारिम और ज़ैनब, उनके माँ बाप ने उन्हें इसलिए पैदा किया कि इस तरह के दरिंदे उन फूलों को
इतनी बेदर्दी से कुचल सके। सारिम और ज़ैनब जैसे न जाने कितने बच्चे रोजाना इस तरह की दरिंदगी का शिकार होते हैं। ये कुछ केस ऐसे होते हैं जो मीडिया के थ्रू हाईलाइट हो जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ लम्हे फूल ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ अपनी हवस के लिए कुचल दिया जाता है। ऐसे मुजरिमों को एक इबरतनाक सजा देनी चाहिए जो आगे के लिए एक सबक बन सके, उन लोगों के लिए एक सबक बन सके जो ऐसे नन्हे फूलों को खिलने से पहले ही मुरझा देते हैं। मेरी इन तमाम पेरेंट्स से एक मोतबाना गुजारिश है कि अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपने बच्चों को किसी भी हवाले से बाहर ना छोड़ें। अगर आप अपने बच्चों को स्कूल या मदरसा भेज रहे हैं या ट्यूशन भेज रहे हैं तो अपने इन कलियों की, अपने इन फूलों की हिफाजत खुद करें, क्योंकि हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ हवस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हमारे मुल्क का कानून आप सबके सामने है। मुझे दे इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।